नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरी आवाज़ इतनी तेज आ रही होगी कि पीछे का शोर आप लोगों तक नहीं पहुंच रहा होगा। 1 घंटा मैंने इंतजार किया कि कुछ ये डीजे वाले भाई लोग गाना बंद कर दे तो शायद हम लेक्चर रिकॉर्ड कर पाए। कुछ ऐसा नहीं हुआ तो अब हम शुरू होते हैं। खैर, देखते हैं क्या होता है, बिकॉज सॉन्ग अगर आएगा तो कहीं दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इस टैग लाइन को ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब तक हम लोग जीवन में अपने संघर्ष की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, हर समस्याओं से हमको लड़ने के लिए रास्ता मिलता रहेगा। तो चलिए, करंट अफेयर का ये दूसरा लेक्चर आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है, जो परीक्षा सामने है उसके लिए भी, और जो अभी अदृश्य है सुपर टेट यूपी प्राइमरी। आई नो आप लोग प्राइमरी के लिए ज़्यादा फोकस होकर बोल रहे होंगे, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब ये लगा लीजिए कि ये प्राइमरी के लिए ही है। ये जो करंट अफेयर है, मैं अभी बिल्कुल यहीं का करंट अफेयर करा रहा हूँ और इसमें वो करंट अफेयर कराऊंगा जिसके पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी मेरे अनुसार। और आप इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो भी आपको लगेगा कि हाँ, इनकी प्रोबेबिलिटी है। कोशिश ये करिएगा लिखने की, जहाँ चीज़ें मिले लिखते रहिए। लिखने की आदत रहेगी ना तो बहुत दिनों तक काम आएगा। सिलेक्शन उसमें बहुत छोटा सा मुकाम होगा, बहुत ईजिली निकल जाएगा। चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। और ये पहला करंट अफेयर अगर हम देखें तो पहला करंट अफेयर क्या कह रहा है आप लोगों के सामने। ई अमृत पोर्टल अभी शुरू हुआ है। ई अमृत पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप देखेंगे विगत कुछ वर्षों में, विगत 2-3 वर्षों में खास तौर से ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम होना शुरू हुआ है। और अभी तो वर्तमान में ही इतने घटनाक्रम तेजी से हो रहे हैं कि हम डेली हमारे करंट में आपको इस ग्रीन एनर्जी के ऊपर बातें, कोई ना कोई करंट अफेयर निकलता हुआ आएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक या बैटरी का उपयोग करके और किस प्रकार से जो जैव ये जो फॉसिल फ्यूल्स है ना, जो जीवाश्म वाले ईंधन है, उनका उपयोग कम किया जाए, मतलब पेट्रोलियम पदार्थों का कम किया जाए उपयोग। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट किया जाए। तो भारत सरकार या भारत की में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए पूरा ऑनलाइन पोर्टल डेवलप हुआ है, जिसमें भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर जो डेवलपमेंट्स हैं, जो क्रियाकलाप होने वाले हैं, जो इनिशिएटिव हैं, वो यहाँ बताए जाएंगे। और नीति आयोग के तत्वाधान में इस पोर्टल का डेवलपमेंट हुआ है। नीति आयोग का इसमें पूरा हाथ है। और 10 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया, उसी समय जब COP26 की बैठकें चल रही थी साइड लाइन्स में। ठीक है, अब इसमें देखिए इसकी फुल फॉर्म पहले तो देख लो क्या है। इसकी फुल फॉर्म है सॉरी, अमृत की एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी रिवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। मतलब भारत के ट्रांसपोर्टेशन में ई मोबिलिटी किस प्रकार से डेवलप की जाए। अब देखो यहाँ क्वेश्चन हमारे साइंस का ही बन जाएगा, तो हमें लगेगा कि क्या यार ये साइंस का था कि करंट का। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको, आप सोचोगे आपको क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। हम गेस कर सकते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि बार बार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात हो रही है, तो कौन सी बैटरी, किस पदार्थ की एलिमेंट की बैटरी बहुत ज़्यादा यूज में आती है इसमें? लिथियम का। अब लिथियम कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है? वो देश रिच हो जाएगा, है ना, ऑफ कोर्स। तो आपको पहले ये देखना होगा लिथियम जो है वो लैटिन अमेरिकी महाद्वीप, जो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप है, वहाँ के देशों में बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है, तो मुझे बताइएगा किन किन देशों में लिथियम की मात्रा ज़्यादा है ना, रिजर्व ज़्यादा है। पेपर में इंपॉर्टेंट है। चलने दीजिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है? आरओ में मेरे करंट से बाहर लगभग नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यूपी प्राइमरी पे पूरा फोकस है। जब भी हो पूरा खत्म करेंगे। जितने टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, आप अगर यूपी प्राइमरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट, GS, EVS, SS जिसका सोशल वाला पोर्शन है वो यहाँ से बाहर नहीं आएगा। चलिए, लेकिन हाँ, मेरे अनुसार आपको काम करते रहना पड़ेगा। जितने लेक्चर यहाँ पे आपको आएंगे उससे बाहर आपको लगेगा कि हाँ कॉन्फिडेंस आ रहा है। बस लिखना होगा जनजातीय गौरव दिवस। पेपर में गारंटी से क्वेश्चन आएगा, जनजातीय गौरव दिवस। ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के बारे में जब बात हो, डिप्राइव्ड कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के बारे में जब भी बात हो, वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की आज़ादी के 75 साल चल रहे हैं, उसी के लिए भारत की आज़ादी में जो आदिवासी वीर थे उनके महत्व को मजबूती से दर्शाया जाए, इसके लिए भारतीय गौरव दिवस की शुरुआत की गई है, जो कि 15 नवंबर को हर वर्ष मनाया जाएगा। और इस दिवस को जाना जाता है बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के रूप में भी, जिनको कि जनजातीय जो लोग हैं अपना ईश्वर तुल्य मानते हैं, उनको ईश्वर का दूत मानते हैं ना। ठीक है, तो उनके जन्म दिवस पे ये अब क्या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। टू कमरेट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, जो जनजातीय फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको सम्मान देने के लिए। डन, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस कभी मनाया जाता है? 10 नवंबर को। 10 नवंबर यूनेस्को के द्वारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसके द्वारा 1999 से ये मनाया जा रहा है ना। और इस बार की जो थीम है वो क्या थी? बिल्डिंग क्लाइमेट। ऐसे ही इतना याद रख लो बस, बिल्डिंग क्लाइमेट
रेडी कम्युनिटीज, बिल्डिंग क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारत का जो विज्ञान दिवस है वो कभी मनाया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को मनाया जाता है, किस लिए? बिकॉज बहुत बड़े जो भारत के वैज्ञानिक लगा लीजिए, फिजिक्स भौतिकी के विज्ञान, सीवी रमन जी, उनका जन्मदिवस होता है इस समय में, ठीक है। वो सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, तो भारत का विज्ञान दिवस, और ये पेपर में आजकल पूछ रहा है, खूब पूछ रहा है। एक और चीज बता दूं, जो 50-60 नंबर का पोर्शन है आपका सुपर टेट, ये जो प्राइमरी का, वो एग्जैक्टली यूपीपीसीएस से हल्का सा थोड़ा सा नीचे आएगा, तो बहुत हल्का सा। बहुत से लोग जो बहुत डिफरेंस की बात सोच रहे हैं ना, हवा लगे जाए, हवा नहीं लगेगी उनको। जूनियर सुपर टेट में आपको अंदाजा लग गया होगा, इसमें भी लगेगा, ठीक। तो बिल्कुल से ये करंट आप लोगों के लिए सीधे सीधे उसमें इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। यूएस ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसकी स्थापना हुई थी 2016 में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान था, और फ्रांस के साथ मिलके, इनफैक्ट इनिशिएटिव तो भारत का ही था, सौर ऊर्जा का एक ऐसा संगठन बनाना ऐसे देशों का जो कि ट्रॉपिक ऑफ, जो कि ऐसे एरिया, ऐसे क्षेत्र वाले जो देश हैं जहां सूर्य की रोशनी ज़्यादा पड़ती है ना, जो कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के जो देश हैं, है ना, जहाँ सौर ऊर्जा बनने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, उन देशों को मिला के ये चलाया गया था। वर्तमान में इसमें 124 देश हो गए हैं, ठीक है। अमेरिका 101वां मेंबर कंट्री के रूप में इसने अभी हाल ही में सदस्यता ली है। तो अमेरिका पहले तो क्या है, आईएसए का सदस्य बन गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है, ठीक है। 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांसिस्को होलांद फ्रांस के प्रधानमंत्री थे उस समय, अब भारत के थे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक। तो अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है भैया, यूएस ने इसको ज्वाइन कर लिया है। सोलर अलायंस, तो ग्रीन एनर्जी के ऊपर भारत बहुत बड़ा काम कर रहा है। अभी जैसे मैंने बताया कि ग्रीन एनर्जी को लेके हमारे काफ़ी बड़े लक्ष्य हैं। इसी में हमारा कि 450 गीगावाट हम सौर ऊर्जा, जो ग्रीन एनर्जी है वो डेवलप करें हम किसी प्रकार से 2030 तक, और उसको बढ़ा के 500 गीगावाट कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो भी COP26 में जो भी बैठक में कमिटमेंट दोहराई है विश्व में भारत के द्वारा जो भारत करेगा। तो ये बड़ी चीज़ें हैं। तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, उसमें फोटोवोल्टिक सेल का क्वेश्चन आता है बार बार। फोटोवोल्टिक सेल में कौन से सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं, या कौन कौन से एलिमेंट्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे सिलिकॉन्स का यूज़ होता है, जर्मेनियम का यूज़ होता है, इन सब का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखते हैं, दिल्ली डिक्लेरेशन या दिल्ली घोषणा पत्र अभी हाल ही में चर्चा में आया है। क्या है वो? देखिए, अफगान सिचुएशन किसी से बची नहीं हुई है ना। अफगानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर किया अमेरिका की सेनाओं के जाने के बाद, उसके बाद बहुत ही अप्रत्याशित रूप से सिचुएशन खराब हो गई, और ये खतरा उत्पन्न हो गया कि जो अफगानिस्तान है वो पूरी तरह से तालिबान जैसे टेररिस्ट आउटफिट के हाथों में चला गया, और अब वो एक फिर दोबारा से टेररिज्म का एक अड्डा ना बन जाए, इसको रोकने के लिए भारत बहुत ज़्यादा एक्टिव है। बिकॉज भारत की बहुत बड़ी पैमाने पे वहाँ पे स्टेक्स लगे हुए थे जो कि निस्नाबूद हो गए। भारत ने बहुत डेवलपमेंट के काम किए थे 15-20 सालों में वहाँ पे, जो कि दाव पे लगे हुए हैं। तो इसी के तहत भारत ने इनिशिएटिव लिया, और इसमें कुछ देशों ने मिल के एक बैठक की जिसमें NSA लेवल के लोग मिले। इंडिया, रशिया, ईरान, उज्बेक, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, मतलब जितने स्टेक होल्डर्स उसके आसपास के पड़ोसी अफगानिस्तान के, उनकी बैठक थी। और इसको स्मार्टली स्किप किया चाइना ने, पाकिस्तान ने, उन्होंने अपने दूत नहीं भेजे। और इसमें एक साझा घोषणा पत्र जारी हुआ, उसको दिल्ली घोषणा पत्र बोला गया, कि कैसे जो अफगानिस्तान है उसको टेररिज्म का हेवन ना बनने दिया जाए, कैसे कोविड से लड़ने में अफगानिस्तान की मदद की जाए। जैसे कि भारत अभी उनको खाद्य मदद भी देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान उनको रास्ता तक नहीं दे रहा। सोचिए, मानवता के नाम पे कितने कलंक की चीज़ें हैं ये। लेकिन हाँ, जैसे कि हम लोग विश्व में अपना हमेशा योगदान देते रहते हैं, हम लोग इस फ्रंट पे भी तेज़ी से खड़े हैं और मजबूती के साथ अन्य देश में हमारे साथ खड़े हैं, और इस मसले की जो गंभीरता है उसको समझा जा रहा है। बिकॉज सबके हित जुड़े हुए हैं, कोई समस्या आएगी तो ये सारे देश उससे अफेक्ट होंगे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। नेक्स्ट पॉइंट की ओर अगर हम देखें तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आयुष्मान भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी चल रहा है मेडिकल, चिकित्सा के क्षेत्र में। एक प्रकार से सबको राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करना है नहीं, लेकिन सोच वैसी है कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनका मेडिकल इंश्योरेंस होता है आयुष्मान भारत में। इसके अंतर्गत 5 लाख का मेडिकल बीमा मिलता है फैमिली में, है ना। अभी क्या होगा, उसका डिजिटल मिशन होगा, उसका डिजिटलाइजेशन होगा। क्या होगा,
आयुष्मान भारत के तहत जिसके पास ये कार्ड है उनका हेल्थ रिकॉर्ड अब ना अपडेट हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा। मतलब एक हेल्थ का आईडी बनेगी, हेल्थ आई कार्ड बनेंगे, जिससे हर इंडिविजुअल का अपना हेल्थ रिकॉर्ड होगा डिजिटली। कहीं भी इलाज करा रहा है, एंटर मारा, देख लिया इसकी हिस्ट्री क्या है। आप समझ रहे हैं, एक डेटाबेस तैयार होगा हेल्थ रिकॉर्ड्स का। ठीक, तो ये हो गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी नोडल एजेंसी कौन है? NHA, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो कि काम करेगी हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक, नोडल एजेंसी क्लियर हो गई। और इन ऑर्डर टू डिजिटलाइज हेल्थ रिकॉर्ड, ठीक बता दिया। अब इसमें क्या क्या होगा? एक हेल्थ आईडी होगा, इसके बाद एक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंडबॉक्स होगा। ये क्या, एक टेक्निकल टूल होगा जिससे कि हम पता लगा सकेंगे किसी की भी टेक्निकल सर्विलांस के तहत, लगा लीजिए कि हिस्ट्री क्या है उसकी हेल्थ रिकॉर्ड्स में, वो मेंटेन होगा। और एक लंबे टाइम पे एक अच्छा डेटाबेस तैयार होगा अमूमन, क्योंकि भारत की जो गरीबी रेखा से नीचे जो पॉपुलेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जैसे कि वन नेशन वन राशन में हुआ है ना, कहीं भी हो कहीं भी राशन ले लो, तो ये उनके लिए ईजी एक्सेस हो जाएगा, उनकी जो समस्याएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएंगी। अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है, और जो हाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और प्रोफेशनल रजिस्ट्री, ये पूरे सब एक सेंट्रलाइज हो जाएंगी चीज़ें। ठीक, मतलब एक इंसान का अपना पूरा डेटाबेस तैयार होगा। सोच के देखिए आप, उसे खांसी जुकाम से लेके और निमोनिया से लेके और टीबी से लेके कब उसने क्या इलाज कराया, सारा रिकॉर्ड रहेगा। चलिए आगे की ओर अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पेपर में कहीं शायद पूछ ले, PRT वाले पूछे तो। R हरि कुमार जी हमारे अब नए चीफ ऑफ स्टाफ होंगे नेवी के, है ना। हमारे नए एडमिरल होंगे 30 नवंबर को। हमारे जो वर्तमान एडमिरल हैं करमवीर सिंह जी, वो रिटायर हो रहे हैं, तो अब उनकी जगह R हरि कुमार जी होंगे। अभी वो वाइस एडमिरल के पद पे है, तो R हरि कुमार जी हमारे नए नेवल स्टाफ होंगे। ठीक, नेक्स्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट न्यूज में आया, श्रीनगर एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया है। अब क्वेश्चन क्या आएगा? अभी हाल ही में यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हुई, इसकी पहली फ्लाइट कहाँ गई थी? शारजा गई थी, UAE को, तो ये भी याद रख लेना आप लोग। ठीक है, और इसमें इस एयरपोर्ट को, जो मेजर एयरपोर्ट को का तमगा कौन देता है? ये देता है एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, इसके एक्ट 88 के तहत ये तमगा मिलता है। और इसकी क्या होता है, इसमें कम से कम 35 लाख लोगों का आवागमन होना चाहिए एक वर्ष में, है ना। तो वो एयरपोर्ट मेजर एयरपोर्ट के रूप में कंसीडर होता है। तो श्रीनगर एयरपोर्ट हो गया है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और साथ साथ में मेजर एयरपोर्ट के अंडर में आ गया है। इसी की जगह जो नॉन मेजर एयरपोर्ट होते हैं वो इंडियन सिविल एविएशन की दूसरी नोडल एजेंसी होती है, उसके अंडर में काम करते हैं। तो ये भाई काम करते हैं एरा के अंडर में, मेजर वाले। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। तो शारजा उड़ा था पहला जहाज, पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया था, ये भी न्यूज़ आई थी, है ना। अब देखिए, विश्व आर्थिक मंच ने, पेपर में आता है, एक रिपोर्ट जारी की है मिशन 2070 इंडिया को लेके। मिशन 2070 ए ग्रीन न्यू डील फॉर नेट जीरो इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने COP26 की बैठक में बोलते हुए बोला था कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिट करेंगे, मतलब हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, जीरो कार्बन एमिट करने वाला देश बन जाएंगे 2070 तक। बहुत टफ आस्क है। और इसी के ऊपर ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। पेपर में रोक नहीं सकता है कोई आने से। एक और बात, 2030 तक के लिए भारत के कई सारे लक्ष्य हैं, वो भी उसको रिटेलिएट किया, उसको भी फिर से कमिटेड किया गया कि हाँ, उसको इंप्रूव किया गया। भारत ने बोला कि 2030 तक हम 45% जो अपना कार्बन एमिशन है वो रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे, अभी जो वर्तमान में हम निकाल रहे हैं। ठीक, उसके बाद हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल्स वाली एनर्जी जनरेट करेंगे, मतलब जो गैर जीवाश्म, है ना, जो जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, गैस, कोयला वोला, इनके अलावा जो ग्रीन एनर्जी से हम 500 गीगावाट बिजली जनरेट करेंगे। ठीक है, अभी 450 था। इसके बाद एक और फैक्ट था, मैं क्या भूल रहा हूँ, एक फैक्ट और था शायद, एक फैक्ट क्या था मुझे अभी एग्जैक्टली ध्यान, हाँ, जो हमारे इसमें ये को बोला गया कि हम 2030 तक हम जो जितनी एनर्जी यूज करेंगे उसमें से 50% एनर्जी रिन्यूएबल होगी, मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के आधार पे होगी, मतलब सौर ऊर्जा या विंड एनर्जी, इस टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया आज के करंट अफेयर। कैसा लगा मुझे बता देना, लिखना जरूर, लिखो। PDF का लालच नहीं, कन्वेंशनल तरीका सिलेक्शन लेके आएगा। थैंक यू सो मच। बाजा तो अभी बज रहा है। थैंक यू।